जय हिंद। मैथ और रीजनिंग की क्लासों के साथ साथ अब हम विज्ञान की क्लासों को भी लेना प्रारंभ कर दिए हैं। और विज्ञान में देखिए जितनी भी क्लासें ली जाएंगी सभी एक तरफ से ली जाएंगी। यह पहली क्लास डेमो के रूप में है। जब तक आप लोग हमारा सपोर्ट सही से नहीं करते हैं और चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक हम फिजिक्स की रेगुलर क्लास को लेने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप लोग फ्री में इंडिविजुअल फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीव विज्ञान और केमिस्ट्री की भी क्लासों को चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करें। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर फिजिक्स का जो पहला टॉपिक होगा वह प्रकाश से चलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आपको हम ला कर समझाने का प्रयास करेंगे, सरल लोलक का यानी सिंपल पेंडुलम का। इस क्लास को कर लेने के बाद आप इस चैप्टर के अंतर्गत चाहे जो भी प्रश्न होगा कोई कहीं से भी पूछ लेगा तो आप उन प्रश्नों को आराम से बना ले जाएंगे। और फिजिक्स का देखिए पढ़ने का मतलब यही है कि आप एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार पढ़ने पर आपको पूरा क्लास अपने आप याद हो जाएगी। आप भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका विज्ञान का जो है वह मैथ और रीजनिंग से कहीं अधिक बेटर होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए सरल लोलक के कंसेप्टों को बहुत आराम से आपको समझना है। देखिए सरल लोलक क्या है, पहले देखिए इसमें क्या होता है, हम पहले इसके फिगर को बनाते हैं, फिर कंसेप्ट बताते हैं, फिर इसमें होता क्या है, उसके कंसेप्ट क्या बनेंगे, सभी को एक तरफ से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए सरल लोलक में क्या होता है, एक दृढ़ स्थिर सिरा होता है और इस सिरे से एक धागा बंधा होता है। एक क्या बंधा होता है, धागा बंधा होता है और इस धागे के नीचे वाले छोर पर एक पीतल का छोटा सा गोलक बंधा होता है जिसे बॉब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक गोलक बंधा होता है। अब यहाँ पर देखिए जब गोलक बंधा होता है तो मान लीजिए गोलक का द्रव्यमान क्या है, m है। और कहीं पर भी अगर द्रव्यमान हो जाए तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जो है भार कार्य करना चालू करता है और भार की दिशा सदैव कहाँ पर होगी, नीचे की डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो गोलक है इसका मान लीजिए सेंटर क्या है, यहाँ मध्य में है। तो सेंटर अगर मध्य में है तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर रेडियस है तो हम देखिए यहाँ पर जो जो पॉइंटों को कहने वाले हैं उसको आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। यहाँ देखिए अगर धागे की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है तो इसमें जो प्रभावी लंबाई हम बताने वाले हैं वो उसमें त्रिज्या को जोड़ करके बताते हैं। यानी यहाँ पर जो है हमें लेना है प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई का मतलब देखिए क्या होता है, जो प्रभावी लंबाई होती है वह गोलक की त्रिज्या को लेकर के मापी जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जो सरल लोलक में L का मान होता है वह L का मान रेडियस और धागे की लंबाई के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही कहते हैं क्या, प्रभावी लंबाई। और यहाँ पर देखिए यह क्या है, गोलक है। गोलक अधिकतर जो प्रयोगशालाओं में किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। गोलक देखिए क्या होता है, इसमें द्रव्यमान होता है लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव्यमान के साथ साथ इसमें भार भी होता है लेकिन इसका आकार अत्यंत बड़ा नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, यहाँ पर प्रभावी लंबाई के बारे में समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझना है। धागे की लंबाई और गोलक की त्रिज्या का योगफल जो होता है वही प्रभावी लंबाई L के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए यह धागा जिस सिरे से बंधा होता है उसे दृढ़ स्थिर सिरा कह सकते हैं, उसी को फिजिक्स में निलंबन बिंदु कहते हैं। मतलब जहाँ से यह लटका है इसे क्या कहते हैं, निलंबन बिंदु कहते हैं। निलंबन क्या कहते हैं, निलंबन बिंदु कहते हैं। यह क्या है, निलंबन बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे लटका है यह क्या है, इसे कहते हैं गोलक। यह क्या है, गोलक है। और गोलक को इंग्लिश में बॉब कहते हैं, मतलब BOB कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो यह है दिखाई दे रहा है जिससे गोलक को बांध करके लटकाया गया है, इसे कहते हैं धागा। अब यहाँ पर देखिए जो धागा होता है यह जो है लचक रहित होता है। मतलब इसमें जो है सिकुड़न नहीं होती है, ना तो ये अपने आप फैलता है। लेकिन ऐसा धागा वास्तव में बनाया नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर धागा ऐसा होना चाहिए जो अपने आप गोलक को लटकाने के बाद लंबाई में वृद्धि या कमी को महसूस ना करे, ऐसा धागा लेना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा देखिए आपको अन्य क्या समझना है, यह जो धागा होता है यह ऐंठन रहित होना चाहिए। ऐंठन रहित का मतलब क्या है कि धागा आप ऐसा लेंगे जिसमें ऐंठन ना हो, ऐसा ना हो कि गोलक को बांधने के बाद ये गोलक क्या कर दे, नाचना चालू कर दे।
अब उम्मीद है इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो देखिए सरल लोलक क्या है, यह एक प्रकार की युक्ति है जिसमें एक गोलक को एक किससे लचीले लेकिन ऐंठन रहित ना बढ़ने वाले, लंबाई में ना बढ़ने वाले धागे से बांध करके किसी दृढ़ स्थिर सिरे से लटका देते हैं। तो इस प्रकार से जो युक्ति प्राप्त होती है वह क्या होती है, सरल लोलक कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए जब सरल लोलक है तो इसको हम जो है इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित करके, मतलब इसे जो है दाएं या बाएं थोड़ा सा ऊपर की दिशा में करके अगर हम विस्थापित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्या करती है, दोनों साइडों में गति करना प्रारंभ कर देता है। जब दोनों साइडों में गति करना प्रारंभ कर देता है तो देखिए जहाँ पर यह गोलक लटका है मतलब स्थिर है वह क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अब जब हम इसे विस्थापित करके छोड़ेंगे तो यह इस मध्य बिंदु के इधर उधर क्या होता है, विस्थापित होता है और विस्थापित होने के बाद एक गति करता है। उसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। आवर्त क्या कहते हैं, चूंकि इसी गति को यह बार बार क्या करता है, दोहराता है। तो समझना देखिए क्या है, जब आप इस गोलक को इसकी मध्य स्थिति से या सामान्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो यह गोलक अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करता है, कुछ गति करता है जिसे दोलन गति कहते हैं। और यह गति बार बार की जाती है, उसे क्या कहते हैं, सरल आवर्ती गति कह देते हैं। इसका मतलब जो सरल लोलक की गति होती है वह कौन सी होती है, सरल आवर्त गति होती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना है, ऐसे कंपन को दोलन कहते हैं। देखिए दोलन और कंपन में बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। ये सब चैप्टर जो है आगे ध्वनि में पढ़ाए जाएंगे कि दोलन क्या है और कंपन क्या है। दोलन और कंपन में देखिए अंतर क्या है, जो कंपन होता है यह भी दोलन होता है, लेकिन दोलन करती हुई वस्तु से हम जो है ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे गोलक लटक रहा है, बार बार धीरे धीरे गति कर रहा है, तो यहाँ से ध्वनि को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन कंपन से ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे स्वरित द्विभुज को लेकर के आराम से ऐसे लटका करके धीरे धीरे दोलन कराया जाए तो वह आवाज़ नहीं देता है, लेकिन तेजी से एक बार पटक दिया जाए किसी दृढ़ स्थिर सिरे पर तो वह तेजी से गति करने लगता है। तो वहाँ पर जो है अगर वही दोलन का मतलब आवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है तो वही क्या कहलाता है, कंपन करने लगता है। अब जब कंपन करता है तो कंपन से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। मतलब ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, कंपन से। तो यह आपको जो है ध्वनि नामक चैप्टर में मतलब साउंड में हम एक तरफ से डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब गोलक को सामान्य स्थिति से छोड़ करके विस्थापित कर दिया जाता है तो यह अपने दोनों तरफ क्या करता है, दोलन करता है, और इसके दौरान जो गति करता है वही इसकी क्या होती है, दोलन गति कहलाती है। अब देखिए समझना क्या है कि यहाँ से जो कण है इसको जब अपने माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह दोलन करता हुआ गोलक अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है दोनों तरफ, वही दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। आयाम का मतलब एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर गोलक है, अगर इस गोलक को इसके माध्य स्थिति से इधर या उधर मतलब दोनों डायरेक्शनों में से किसी भी दिशा में करके इसे छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यह अपने माध्य स्थिति से जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है यही दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। तो उम्मीद है आयाम के बारे में भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दोलन किसे कहते हैं और एक आयाम किसे कहते हैं, इसके कंसेप्टों को समझना है। देखिए दोलन का मतलब देखिए क्या है, यहाँ से जब गोलक को आप यहाँ ले गए और यहाँ से छोड़े फिर यहाँ आया और यहाँ से जाने के बाद देखिए समझना है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से गोलक को विस्थापित करके हम यहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ से फिर आने के बाद यह अपने मिड पॉइंट पर आता है और मिड पॉइंट पर आने के बाद फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो गति हो जाती है यही क्या कहलाती है, दोलन। मतलब यहाँ पर कितना दोलन पूरा हो गया, अब एक दोलन पूरा हो गया। तो एक दोलन में अगर कहा जाए आयाम कितनी बार शामिल हुआ, तो देखिए आयाम का मतलब क्या है, माध्य स्थिति के दोनों तरफ अधिक से अधिक जो विस्थापन होता है वही आयाम कहलाता है। तो मतलब काउंट करना आपको, देखिए अगर आयाम को हम स्मॉल ए से दर्शा दें तो यहाँ पर आयाम की दूरी एक बार ए है, फिर यहाँ पर भी ए है, चूंकि ए गया है फिर ए लौटा है,
फिर देखिए यहाँ पर ए गया है और ए लौटा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक दोलन में, यह कितना दोलन हो गया, एक दोलन इसे कहते हैं। और एक दोलन में आयाम का मान कितना होता है, तो आप काउंट कर लीजिए, ए धन ए धन ए धन ए, कितनी बार, 4 बार। तो अगर आप आयाम को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक दोलन में कितना आयाम होता है, 4 आयाम होता है। एक दोलन में कितना आयाम होता है, 4 आयाम होता है। उम्मीद है पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझना, देखिए जब हम कण को माध्य स्थिति के विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो वह अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन करके जब एक कंपन पूर्ण कर लेता है तो उसे हम कहते हैं एक दोलन। और एक दोलन में उसके आयाम का मान कितना हो जाता है, 4a हो जाता है। उसी को कह सकते हैं कि एक दोलन में कितना आयाम होता है, 4 आयाम होता है। अगर एक दोलन में 4 आयाम होता है तो कोई कह दे बताइए 2 दोलन में कितना हो जाएगा, तो 2 दोलन का मतलब फिर 4 बार जोड़ेंगे तो 2 दोलन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अगर हम कह दें कि 2 दोलन में कितना आयाम हो जाएगा तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर कोई कह दे 3 दोलन में कितना हो जाएगा तो आप कह देंगे 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर कोई कह दे n दोलन में कितना आयाम हो जाएगा, n दोलन में कितना आयाम हो जाएगा तो आप कह देंगे n गुणे कितना, 4 आयाम हो जाएगा। तो यह पॉइंट भी आपको बहुत आराम से नोट कर लेना है। n दोलन में कितना आयाम हो जाएगा, 4 आयाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़े न्यूमेरिकल प्रश्न भी कभी कभी बन जाते हैं। इसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास के बारे में समझाएंगे, फिर इसके फार्मूले को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम कह दें कि एक दोलन की दूरी, एक आयाम की दूरी हम कह देते हैं, एक आयाम की दूरी मान लीजिए कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो कण है या जो ये गोलक है, बॉब है, यह अपने माध्य स्थिति के एक साइड में किसी एक दिशा में अगर 2 सेंटीमीटर जाता है तो जाएगा 2 तो आएगा 2, और यहाँ फिर 2 जाएगा फिर 2 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आयाम का मान 2 सेंटीमीटर है तो एक दोलन में, कितने दोलन में, बहुत आराम से समझना, एक बार प्रश्न को फिर से सुनिएगा। यदि हम कह दें कि कंपन करते हुए या दोलन करते हुए या सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 2 सेंटीमीटर है तो वह एक दोलन में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको देखिए समझना है। अच्छा, दूरी और विस्थापन में देखिए अंतर होता है। दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी धनात्मक ऋणात्मक शून्य नहीं होती है। देखिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है या तो शून्य हो सकता है। अगर कोई वस्तु अपनी जगह से हट जाती है तो दूरी को तय करेगी, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यह आपको गति चैप्टर में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कहते हैं कि एक दोलन में कुल दूरी कितना चलेगा, एक दोलन में दूरी, तो बहुत आराम से समझना। देखिए एक दोलन में दूरी, तो दूरी का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 2 गया 2 आया, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना बार आयाम होगा, जितना आयाम होगा उसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे कितना, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि इसी तरह से कोई कह दे कि एक आयाम का मान, यानी कंपन करते हुए या दोलन करते हुए या सरल आवर्त गति करते हुए किसी गोलक का या लोलक का आयाम मान लीजिए कितना दे दिया जाए, 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए। अगर आयाम 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो बताइए यह 4 दोलन में या 5 दोलन में कितनी दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए अगर 4 दोलन में दूरी तय कराना है, 4 दोलन में दूरी बताना है और आयाम का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे थे कि जब एक दोलन चलता है तो एक दोलन में 4 आयाम होते हैं, मतलब 2 को 4 बार जोड़ा गया तो 2 चौक 8 हो गया। ऐसे एक दोलन में अगर जो है 4 आयाम होंगे तो एक बार में 5 की दूरी चलेंगे, तो 4 बार में कितना चलेंगे, तो हम कह सकते हैं 4 गुणे कितना, 5 चलेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, देखिए 5 जाएगा, 5 आएगा, 10, फिर 5 जाएगा, 5 लौटेगा, कितना, 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी अगर इसी तरह से हम कह दें कि n दोलन में d दूरी तय करना हो, कितना दोलन में, n दोलन में, यदि n दोलन में कोई पिंड d दूरी तय करता है,
प्रत्येक आयाम के लिए देखिए आयाम का मान कितना हो जाए, डी हो जाए। यानी यहाँ पर हम कह देते हैं कि n दोलन में अगर आयाम a का मान d हो जाए तो यहाँ पर दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए दूरी की बात कर रहे हैं किसके लिए, आयाम के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा n गुणे कितना, यहाँ पर देखिए n का मान क्या है, दोलन, और दोलन की संख्या देखिए यहाँ पर दे दी गई है n गुणे कितना, 4। तो यहाँ पर n गुणे 4 पहले से हो जाएगा और यहाँ पर आयाम का जो मान आएगा उसमें क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग अब आराम से कर ले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 4 गुणे यहाँ पर देखिए 4 दोलन, तो एक दोलन में देखिए एक दोलन में तय की गई दूरी कितना थी, 20 दी थी। तो यहाँ पर 4 दोलन में जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, 4 से क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर यह फार्मूला भी आपको नोट करना है। यानी अगर कोई कह दे कि आयाम का मान ये है और n दोलन में d दूरी तय करता है, तो n यहाँ पर जो है दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n गुणे 4 गुणे कितना, आयाम का मान हो जाएगा। तो इतने पॉइंटों को आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बताते हैं कि सरल लोलक का कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे के देखिए पॉइंटों को आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। आगे देखिए सरल लोलक के लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब आवर्तकाल का सूत्र। आवर्तकाल किसे कहते हैं, बहुत आराम से सुन लीजिए। आवर्तकाल का मतलब क्या है, दोलन या कंपन करता हुआ कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ विस्थापित होने में जितना समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अथवा हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है वही उसका क्या होता है, आवर्तकाल होता है। या दोलन करता हुआ कोई कण एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेता है वही क्या कहलाता, आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आवर्तकाल को कैपिटल T से व्यक्त करें तो सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई √L/G होता है। इस फार्मूले को आप सभी लोगों को याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जब आवर्तकाल है तो आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। आवर्तकाल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ और पॉइंटों को बहुत आराम से समझना है। जैसे आपको देखिए समझना है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। जब आप द्रव्यमान केंद्र समझ जाएंगे तो सरल लोलक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनेंगे आप वैसे सभी प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र देखिए जो 12th के विद्यार्थी होंगे फिजिक्स में, मतलब 11th में जो है फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा द्रव्यमान केंद्र के बारे में, जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, किसी निकाय के अंदर स्थित वह बिंदु। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि वह बिंदु अंदर हो, वह बिंदु बाहर भी हो सकता है। मतलब हम ऐसे कहें कि किसी निकाय में स्थित वह बिंदु जो उस निकाय के साथ साथ गतिमान कर होने के साथ साथ उस निकाय का समस्त द्रव्यमान उस बिंदु पर निहित होता है, ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, मतलब कोई पिंड ले लिया जाए तो उसके अंदर या बाहर कोई ऐसा बिंदु हो जाए जो पिंड के गतिमान होने पर वह क्या रहे, हमेशा स्थिर दिशा में बना रहे, मतलब उसका मास उसी पर केंद्रित सा प्रतीत हो, वही जो पिन पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो वह आपको याद नहीं करना है, बस समझना था। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान केंद्र अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे देखिए हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहाँ पर जो है त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। मतलब ये माध्यिका हो गई, यह माध्यिका हो गई और यह माध्यिका हो गई। तो यहाँ पर जहाँ तीनों माध्यिकाएं काटती हैं वहीं पर क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है, या तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ऐसे देखिए अगर कोई वृत्त हो जाए तो वृत्त का जो केंद्र होता है, मतलब जो वृत्त का केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। देखिए सेंटर ऑफ मास
पदार्थों के निकाय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बाहर देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम कोई संरचना ऐसे छल्ला सा बना दें, लेकिन इस छल्ले को हम क्या कर दें, काट दें। जब काट देंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह इस पदार्थ में ना हो करके बल्कि इसके कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा पदार्थ या निकाय के अंदर हो, वह निकाय के बाहर भी हो सकता है। यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए समझना क्या है, निकाय का द्रव्यमान जहाँ पर विस्थापित होता है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक वृत्त बनाएं, यहाँ पर गोल है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सेंटर पर रहेगा। लेकिन अगर इसी वृत्त को हम क्या कर दें, टेढ़ा मेढ़ा बना दें। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब देखिए क्या, हम वृत्त ऐसे बना दें, तो ऐसी स्थिति में देखिए सेंटर ऑफ मास जो है वह सेंटर में ना रह करके जहाँ पर द्रव्यमान का मान ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी दिशा में क्या होगा, खिसक जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ ना हो करके यहाँ कहीं पर चला आएगा। तो उम्मीद है यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ मास उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जहाँ पर द्रव्यमान का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो सेंटर ऑफ मास आपका क्लियर हो गया। अब जब सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया तो इसके बाद देखिए अगर आप ऊपर से रेडियस मापेंगे तो यहाँ पर प्रभावी लंबाई का कंसेप्ट आगे निकल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि फार्मूला जो t बराबर 2 पाई √L/g दिया गया है, इसमें क्या क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए इस फार्मूले में t बराबर 2 पाई √L/g दिया गया है। यहाँ पर आयाम की और द्रव्यमान की चर्चा नहीं की गई है। मतलब जब यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। जैसे हम कह दें कि यहाँ पर 5 किलोग्राम के गोलक के बजाय धागे की लंबाई उतना रखें और पिंड का आकार भी सेम रखा जाए। देखिए यहाँ पर पिंड का आकार सेम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आकार सेम नहीं रखेंगे तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है टी का मान बदल जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन अभी आगे हम बताएंगे। समझना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, और एक इसी समान मतलब इसी आकार का एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, 20 kg है। तो कह दिया जाए कि अगर पहले का आवर्तकाल 20 सेकंड है तो दूसरे का कितना होगा, जबकि दोनों का आकार समान है। तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर हम कह दें कि एक पिंड का देखिए द्रव्यमान 5 kg है और उसका आवर्तकाल कितना है, 10 सेकंड है, यदि उसके द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? चूँकि इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कहीं भी द्रव्यमान नहीं लिखा गया है। इसका मतलब आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनेगा कि एक लड़की झूले पर झूल रही है। बहुत आराम से क्वेश्चन को सुनना है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर क्या बना है, झूला बना है। एक क्या बन गया, झूला बन गया। और यहाँ पर देखिए एक लड़की इस झूले पर क्या कर रही, झूल रही है, या एक लड़का झूले पर झूल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी प्रभावी लंबाई क्या है, L है। अब इसी के बगल में एक और लड़की आके बैठ जाती है तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए यहाँ पर जो है झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए अगर इसका पहले सेंटर ऑफ मास जहाँ था अगर वहीं पर टिका है तो ऐसी स्थिति में इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपको पिन पॉइंट क्या नोट करना है कि सरल लोलक में आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान चाहे 1 kg हो जाए, चाहे 50 kg हो जाए, चाहे जो है 10-20 kg हो जाए। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है तो यहाँ पर प्रभावी लंबाई क्या होगी, L होगी।
अब देखिए कहा जाएगा कि अगर इसी के बगल में एक लड़की आके बैठ जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि देखिए लड़की में समान लंबाई की है, मतलब ऊंचाई में ज़्यादा परिवर्तन ना माना जाए, तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब एक लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में एक और लड़की आके बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि T बराबर 2π√L/g का जो कंसेप्ट है वह पृथ्वी पर कहाँ कहाँ लागू होता है। सबसे पहले आपको जो है पृथ्वी के गुरुत्व के बारे में समझना है कि g का मान कहाँ कहाँ कितना कितना होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर देखिए कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ अंदर जो है पृथ्वी का यहाँ पर क्या है, केंद्र है, अंदर क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। अब आपको देखिए पता होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है, 0 होता है। और एक और कंसेप्ट बनता है कि अंतरिक्ष के लिए, तो मान लीजिए अंतरिक्ष अगर ऊपर हो जाए, यहाँ देखिए अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में भी g का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है सरल लोलक में, कि यदि एक सरल लोलक को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, या अंतरिक्ष में ले जाया जाए तब क्या होगा। तो देखिए जब आप केंद्र पर जाएंगे तो g का मान 0 होगा। अच्छा, जहाँ पर g का मान 0 होता है वहाँ पर भारहीनता की स्थिति आ जाती है, मतलब W जो बराबर mg होता है वहाँ पर W का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। तो भारहीनता की स्थिति कब आती है, जब g का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं, अगर आप जो है पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक को ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T बराबर 2π√L का मान L रहेगा, लेकिन g का मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T बराबर 2π√, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट का देखिए आप चाहे वर्गमूल निकालिए, किसी भी संख्या से भाग दीजिए, जोड़िए घटाइए, उसका मान हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, T बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको अगला 2 पॉइंट क्या नोट करना है, पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत होता है। अनंत का मतलब देखिए क्या होता है कि वहां पर जो उसकी गति होगी, एक बार गति करने के बाद वह क्या होगा, गति ही नहीं करेगा। मतलब ऐसे लोलक को लटका दिया जाएगा तो वह क्या करेगा, गति ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है g का मान क्या है, 0 है। आगे देखिए समझना है, आगे देखिए जो अगला कंसेप्ट समझना है, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन भूमध्य रेखा जो है इसको देखिए क्या कहते हैं, 0 डिग्री की रेखा कहते हैं, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। यही क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा पर g का मान देखिए क्या होता है, कम होता है, और जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो g का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर g का मान बढ़ता है, लेकिन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर g का मान क्या होता है, घटता है। यहाँ पर तीर ऊपर का मतलब देखिए यह गैस का सिंबल नहीं है, और तीर नीचे का मतलब यह धातु का सिंबल नहीं है। तीर ऊपर का मतलब क्या है, इसका मान बढ़ रहा है, नीचे का मतलब क्या है, घट रहा है। ऐसे ही भूमध्य रेखा से अगर हम कहाँ पर जाते हैं, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी g का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब समझना देखिए क्या है, g का सबसे अधिक मान कहाँ होता है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर g का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, शून्य कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, और सर्वाधिक कहाँ होता है, दोनों ध्रुवों पर। अगर दोनों ध्रुवों में भी पूछ ले कि किस ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर g का मान सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर हम 3 तीर लगा देते हैं ताकि आप इसको आराम से नोट कर ले जाएं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर दोनों ध्रुवों की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर g का मान दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है।
अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या समझना है, सरल लोलक को यहाँ पर कैसे लिंक कराना है। यदि जो है सरल लोलक को भूमध्य रेखा पर रखा गया है, यदि सरल लोलक को भूमध्य रेखा से कहाँ पर ले जाया जाए, ध्रुवों की तरफ ले जाया जाए। मतलब भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ ले जाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, बताइए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझना है, देखिए जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए जी का मान बढ़ेगा। जब जी का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर टी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चूंकि दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है। यानी यदि जो है भूमध्य रेखा से आप कहाँ पर ले जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जी का मान बढ़ता है, और जब जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात लोलक तेजी से गति करने लगेगा, यानी चाल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा का मतलब क्या है कि अगर जो है हम सरल लोलक को कहाँ से कहाँ ले जाएं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर ले जाएं। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर ले जाएंगे तो हमें पता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या होता है, जी होता है। अगर हम यहाँ से भूमध्य रेखा पर आएंगे तो जी का मान घटता है, जब जी का मान घटेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात लोलक क्या होगा, धीरे धीरे गति करेगा, यानी सुस्त की अवस्था आ जाएगी। तो उम्मीद है यह पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़े और पॉइंटों को आपको समझना है, इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे, और यहाँ से देखिए इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं होगा। अब सरल लोलक के बारे में देखिए थोड़े से और कंसेप्टों को समझना है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक सरल लोलक दिया गया है जो एक दृढ़ स्थिर सिरे से क्या है, बंधा है। यहाँ पर मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और स्मॉल आर को जोड़ने पर यहाँ पर धागे की लंबाई सहित स्मॉल आर को जोड़ लेते हैं तो वह क्या बनती है, प्रभावी लंबाई बनती है। अब इसको हम साम्य स्थिति से मतलब मध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो यह क्या करता है, यह दोनों तरफ दोलन करता है। जब यह दोनों तरफ दोलन करता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बताए थे कि माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। अच्छा, आयाम इधर जितना होता है इधर भी उतना ही होता है। थोड़ा पॉइंट और समझना, देखिए अगर कह दिया जाए कि अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो अनंत लंबाई के लिए देखिए क्या होता है फार्मूला, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी होता है। बहुत आराम से समझना है। अगर कह दिया जाए कि अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो आप उसके लिए देखिए लोलक की लंबाई जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर कर लेंगे। मतलब जो प्रभावी लंबाई है उसको किसके बराबर कर लेंगे, आर के बराबर करेंगे। जब आर के बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मानों को रखेंगे, t बराबर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, 3.14 होता है, इंटू पृथ्वी की देखिए जो त्रिज्या होती है वह 6400 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 6400 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 यानी 10 की घात 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और बटा कितना, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। अब इसको देखिए हल करेंगे तो इसका मान क्या है, सेकंड में आएगा, और जब सेकंड को मिनट में बदल लेंगे तो यहाँ पर t का मान जो है यह आ जाएगा 84.6 मिनट आ जाएगा। यानी अनंत लंबाई के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट होता है। यह पॉइंट आपको नोट करना है और याद कर लेना है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मानक सरल लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, जिसे आवर्ती लोलक कहते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो वहां पर आपको नोट कर लेना है कि एक मानक सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है t बराबर कितना होता है, 2 सेकंड होता है। अच्छा, t बराबर 2 सेकंड के लिए अगर प्रभावी लंबाई पूछ ले तो यल का देखिए जो मान होता है वह 99.3 मीटर के बराबर होता है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, देखिए 99.3 मीटर नहीं 3 सेंटीमीटर होता है। यानी इसके लिए प्रभावी लंबाई का मान कितना होता है, 99.3 सेंटीमीटर होता है, और इसको लगभग बराबर कितना कर सकते हैं, 1 मीटर कर सकते हैं। तो इतने पॉइंटों को आपको याद कर लेना है और नोट कर लेना है।
अनंत लंबाई के लोलक के लिए आवर्तकाल का मान कितना होता है? 84.6 मिनट होता है। और मानक लोलक जिसे सेकेंडरी लोलक कहते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। और ऐसी कंडीशन के लिए लंबाई का मान कितना होना चाहिए? प्रभावी लंबाई का मान L बराबर 99.3 सेंटीमीटर अथवा लगभग बराबर कितना? 1 मीटर। अब देखिए आगे जो है इसके बाद आपको केवल जो है सरल लोलक के कंसेप्टों और इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं अब इसके कंसेप्टों को। इसके कंसेप्टों को देखिए आपको बहुत आराम से समझ लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि दो पिंड हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है? समान है। 2 पिंड हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है? समान है। मतलब इसकी अगर त्रिज्या r1 बराबर 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा एक गोलक है उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर r1 है तो यहाँ r2 बराबर भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन बनेगा कि यदि इनको समान लंबाई के धागे से बांधा जाए और समान गति से विस्थापित किया जाए तो इनके आवर्तकाल क्या होंगे? तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर दृढ़ स्थिर सिरे से बांध दिया गया है और बांधने के बाद इसकी प्रभावी लंबाई मान लीजिए क्या है? L1 है। इसकी प्रभावी लंबाई क्या है? L1 है। और यहाँ पर मान लीजिए जो है इसको भी समान लंबाई के धागे से बांधा गया है और इसकी भी लंबाई क्या है? प्रभावी लंबाई मान लीजिए L2 है। मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा एक बार फिर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनेगा कि 2 धातु के गोले हैं जिनका आकार क्या है? समान है। आकार समान होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी? समान होगी। को समान लंबाई के धागे से बांधा गया है तो बताइए दोनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देखिए जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो दोनों के जो है प्रभावी लंबाइयों का मान क्या होगा? समान होगा। और जब प्रभावी लंबाई का मान समान होगा, अब यहाँ पर द्रव्यमान मान लीजिए इसका 20 kg रहे, इसका 10 kg रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि यहाँ पर आकार पर निर्भर करेगा, चूंकि सेंटर ऑफ मास किस पर निर्भर करेगा? आकार पर। आकार बड़ा होगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा अथवा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर त्रिज्याएं समान है तो प्रभावी लंबाई L1 बराबर क्या है? L2 है। जब L1 बराबर L2 हो जाएगी तो T बराबर 2 पाई √L/g में रखेंगे तो आवर्तकाल का मान भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। एक बार फिर से सुनिएगा। 2 पिंड जिनके आकार समान है समान लंबाई के धागे से बांधे जाएं तो ऐसी स्थिति में दोनों का आवर्तकाल क्या होगा? समान होगा। इसको नोट कर लेना है। अब देखिए मान लीजिए जो है दोनों का द्रव्यमान क्या रहे? समान रहे। दोनों का द्रव्यमान क्या रहे? समान रहे और समान लंबाई के धागे से बांधा जाता है। समान लंबाई के धागे से बांधा जाता है लेकिन एक का आकार बड़ा है और दूसरे का क्या हो जाए? छोटा हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर पहले का आकार क्या है? छोटा है, दूसरे का बड़ा हो जाए। और यहाँ पर धागे की लंबाई क्या है? यहाँ पर जो धागे की लंबाई है यहाँ पर भी धागे की लंबाई वही ली जाए। तो यहाँ पर देखिए अब आपको सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब यहाँ पर जब आप प्रभावी लंबाई मापेंगे तो इसकी रेडियस छोटी है। जब रेडियस छोटी है तो यहाँ पर प्रभावी लंबाई का मान लीजिए L1 होगा और यहाँ पर इसका सेंटर अब कहाँ चला जाएगा? नीचे। चूंकि बांधेंगे तो समान लंबाई के धागे से बांधेंगे तो इनके ऊपरी सिरे कहाँ रहेंगे? बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनका सेंटर वह कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। किसका? बड़े वाले पिंड का। जब बड़े वाले पिंड का सेंटर नीचे चला जाएगा तो अब प्रभावी लंबाई मापेंगे तो L2 का मान यहाँ पर क्या होगा? सेंटर तक मापा जाएगा। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास तक मापा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो L1 का मान है वह छोटा है किससे? L2 से। छोटा क्या है? चूंकि इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 2 पिंड जिनके आकार समान नहीं है लेकिन समान लंबाई के धागे से बांधा गया है तो ऐसी स्थिति में बताइए उनका आवर्तकाल क्या होगा? तो फार्मूला देखिए क्या पता है आपको? T बराबर होता है 2 पाई √L/g। अब इसमें देखिए अगर हम T को L के बराबर करें और सभी को कांस्टेंट मान ले तो T प्रोपोर्शनल क्या होता है? √L होता है। मतलब क्या है कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा और लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब L2 का मान अधिक है
तो इसका मतलब T2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और L1 का मान कम है तो L1 कम होगा तो T1 भी कम होगा, यानी यहाँ T1 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का आवर्तकाल पहले के आवर्तकाल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर गति के बारे में कहा जाए तो इसकी गति क्या हो जाएगी, आवर्तकाल ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी गति स्लो हो जाएगी, धीमे धीमे दोलन करेगा, जबकि यह तेजी से दोलन करेगा। तो ऐसी स्थिति में किसका आवर्तकाल अधिक होगा, दूसरे पिंड का अधिक होगा और पहले का कम होगा। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन बना दिया जाए और क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, धागे की लंबाई को कम या अधिक कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धागे की लंबाई कम कर दें, यहाँ अधिक कर दें, तो आप जो है प्रभावी लंबाई से कंसेप्टों को लगा करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर आराम से दे ले जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि एक लड़की झूला झूल रही है, इसके बाद अचानक में खड़ी हो जाएगी तब क्या होगा, और खड़ी है बैठ जाएगी तब क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए कंसेप्ट कैसे बनते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक झूला है, एक झूला है, इस झूले पर एक लड़की बैठ करके झूला झूल रही है। ऐसी स्थिति में देखिए मान लीजिए बैठ करके झूल रही है, तो इसका देखिए जो सेंटर ऑफ मास होगा मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसकी जो प्रभावी लंबाई है मान लीजिए क्या है, L1 है। प्रभावी लंबाई मान लीजिए क्या है, यह L1 है। अब देखिए झूले के रस्सी या लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पर क्या होता है कि यह लड़की अब खड़ी हो जाती है। अब देखिए जब यह लड़की खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर लड़की कैसे बनती इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस इसके कंसेप्टों को समझना है। मान लीजिए खड़ी हो जाती है, जब यहाँ पर देखिए खड़ी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खड़ा होने पर इसका सेंटर ऑफ जो मास है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ से अगर लंबाई निकालेंगे, कौन सी प्रभावी लंबाई L2 निकालेंगे, तो क्या देखेंगे कि जो L2 का मान है वह L1 से क्या है, कम है। यानी यहाँ पर देखिए L2 का मान कम है किससे, L1 से, यानी L1 बड़ा है किससे, L2 से। अभी हम क्या बताए थे कि देखिए जो L होता है वह क्या होता है, यानी जो T होता है, आवर्तकाल T होता है वह √L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। दोनों में समानुपाती का संबंध होता है। अच्छा, इसको अगर 4 गुना कर दिया जाए तो यह क्या होगा, √4 से बाहर निकालेंगे तो 2 गुना आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर इसको हम 25 गुना बढ़ा दें लंबाई को तो यह कितना गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए लिंक कराइए, अगर L1 का मान अधिक है मतलब लंबाई अधिक होगी तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, अधिक। तो यहाँ पर T1 का मान क्या होगा, ज़्यादा, और T2 का मान क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ देखिए फायदा क्या हो रहा है, लड़की जब झूले पर खड़ी हो जाएगी तो इससे फायदा देखिए क्या होगा। पहले वहाँ जो गति थी वहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब T2 का मान कम हो गया, खड़ा होने से T2 का मान कम हो गया, मतलब आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घटने का देखिए मतलब क्या है कि झूला अब तेजी से गति करेगा। आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब आप झूले पर बैठ करके झूलते हैं तो झूला स्लो चलता है, लेकिन अगर आप खड़ा होकर के वहाँ पर झूलते हैं तो ऐसी स्थिति में झूले की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप खड़ा होते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में L2 का मान कम हो जाता है L1 से, और जब L2 का मान कम होगा तो लंबाई कम तो आवर्तकाल भी कम होगा। इसलिए हम कहें यहाँ पर चाल V2 है और यहाँ V1 है, तो यहाँ पर देखिए अगर समय ज़्यादा है तो इसकी चाल कम हो जाएगी, तो यहाँ पर उल्टा संबंध हो जाएगा चाल और समय में, यानी V1 का मान कम हो जाएगा, V2 का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आपको बहुत आराम से नोट कर लेना है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह अचानक से खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खड़ी हो जाएगी तो लंबाई घट जाएगी, लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटेगा मतलब क्या होगा, झूला तेजी से चलने लगेगा। अगर इसी का उल्टा कंसेप्ट लगा दें कि एक लड़की झूले पर खड़ा होकर के झूल रही है, अगर वह अचानक में बैठ जाती है तब क्या होगा, तो देखिए जब खड़ा होकर झूलेगी तो जो उसका गुरुत्व केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, वह ऊपर रहेगा। जब बैठेगी तो लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से कर ले जाएंगे। अब चलिए देखिए अगला कंसेप्ट। अगला देखिए कंसेप्ट क्या है,
अगला कंसेप्ट में देखिए समझना क्या है। एक लड़की मान लीजिए झूले पर झूला झूल रही है। अब यहाँ पर जो है ये तो बगल में बैठी है, इसके बगल में देखिए मान लीजिए दो लड़कियां, दो तीन लड़कियां आकर के और बैठ जाती हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक लड़की झूले पर झूल रही थी, मान लीजिए इसका आवर्तकाल क्या है T1 है और यहाँ पर इसका आवर्तकाल क्या है T2 है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जब यहाँ पर जो है इसके बगल में एक लड़की या दो लड़कियां आके बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ कहीं बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब एक लड़की झूले पर बैठ करके झूला झूल रही है तो इसका आवर्तकाल T1 है और उसके बगल में एक या एक से अधिक लड़कियां बैठ जाती हैं तो यहाँ पर आवर्तकाल मान लीजिए T2 है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में देखिए आपको समझना क्या है। अभी हम बताए थे T बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। देखिए यहाँ पर आवर्तकाल पर प्रभाव केवल दो चीज़ों का पड़ता है, पहला प्रभावी लंबाई का, दूसरा किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। आयाम का देखिए प्रभाव पड़ता है, लेकिन कब, जब डिस्प्लेसमेंट का मान 5 अंश से अधिक कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आयाम से जो है आवर्तकाल प्रभावित हो जाता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं आवर्तकाल आयाम पर भी निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ देखिए जब यम नहीं दिया गया है, द्रव्यमान नहीं दिया गया है, तो जब द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो क्या आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? नहीं। तो यहाँ पर 1 किलो का बैठाइए, चाहे इसके बगल में 50 लोगों को बैठा दिया जाए, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझ लीजिए क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले तो समझना है यम दिया नहीं गया है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और आके बैठ रही हैं, जब बैठ रही हैं तो ऐसी स्थिति में प्रभावी लंबाई बदल नहीं रही है, मतलब पहले जितना थी वही उतना है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या है, L1 बराबर L2 है। क्यों? चूंकि आकर के बैठ रही है तो L1 बराबर L2 होगा, तो हम कह सकते हैं T1 बराबर क्या होगा, T2 होगा, मतलब आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से सुनिए, यदि एक लड़की झूले पर झूल रही है, उसके बगल में एक लड़की या दो लड़की आकर के बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अगर मान लीजिए यही लड़की आकर के बैठने के बजाय खड़ी हो जाती तब, तो खड़ी हो जाए कुछ भी करे आप ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। जब खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर चला जाएगा, मतलब जो लड़की एक बैठी थी उसके बगल में एक और लड़की आती है, लेकिन वो बैठती नहीं बल्कि खड़ा हो जाती है। ऐसा प्रश्न दिया नहीं गया, लेकिन आपको कंसेप्ट सबका समझ लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब सेंटर देखिए सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर जो L1 का मान है वह L2 से अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर T1 का मान T2 से अधिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आवर्तकाल का मान घट जाएगा। मतलब एक लड़की झूले पर झूल रही है बैठ करके, उसके बगल में एक और लड़की आके खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवर्तकाल का मान क्या होता है, घट जाता, मतलब झूला तेजी से चलने लगेगा। तो उम्मीद है ऐसे पॉइंटों को आप सभी लोग आराम से समझ जाएंगे। अब अगला देखिए पॉइंट क्या बचता है। देखिए अगला पॉइंट बहुत आराम से समझना है। देखिए अगला पॉइंट मान लीजिए क्या है, एक बर्तन में देखिए एक बाल्टी में क्या भरा है, पानी भरा है। एक बाल्टी में मान लीजिए क्या भरा है, पानी भरा है। एक बाल्टी में पानी भरा है और मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो इसकी प्रभावी लंबाई मान लीजिए क्या है, L1 है। इसकी प्रभावी लंबाई L1 है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बाल्टी में छिद्र कर देते हैं और पानी धीरे धीरे कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो मान लीजिए इस कंडीशन को हम आगे ले जाएं, ये बाल्टी वही है, बाल्टी के आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, पानी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। मतलब पहले पानी भरा था, अब देखिए पानी क्या है, धीरे धीरे लेवल नीचे जा रहा है। जब देखिए द्रव्यमान नीचे की दिशा में जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर ऑफ मास है वह बीच में ना होकर के कुछ नीचे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए प्रभावी लंबाई अब क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए पानी अभी निकल रहा है बाहर धीरे धीरे। इसी तरह से मान लीजिए एक और कंडीशन दे दी जाए, बाल्टी वही है, सेम आकार की बाल्टी है और यहाँ पर देखिए क्या है, पानी अब मान लीजिए क्या हो जाए, एकदम खाली हो गया। जब पानी एकदम खाली हो जाए तब क्या होगा, मान लीजिए अब देखिए बाल्टी क्या हो गई, खाली हो गई है। जब खाली हो जाएगी तब देखिए क्या होगा,
जब यहाँ पर कोई द्रव्यमान नहीं रह जाएगा तो सेंटर ऑफ मास अब कहाँ, जो नीचे खिसक रहा था धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे बाल्टी खाली होगी वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास, चूंकि द्रव्यमान नीचे खिसकेगा तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। यानी यहाँ पर यहाँ है तो यहाँ हल्का सा नीचे हो जाएगा, और खाली होगा तो और नीचे चला जाएगा। लेकिन जब इसका पूरा पानी खाली हो जाएगा तो अब यह दोलन करती रहेगी, तो ऐसी स्थिति में इसका सेंटर ऑफ मास अब नीचे नहीं रहेगा, चूंकि बाल्टी खाली है। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, फिर बीच में चला जाएगा। तो जब फिर बीच में चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रभावी लंबाई मान लीजिए क्या है, L3 हो जाएगी। यह आपका लास्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप सभी प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। जो इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट होंगे उसको, और जो कुछ छूटे हुए 1-2 प्रश्न होंगे उनको हम ला करके अगली क्लास में आपको समझा देंगे। अब चलिए समझिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो L1 है वह क्या है, देखिए L2 से क्या है। यहाँ पर देखिए जो L1 है वह L2 से देखिए क्या है, कम है। L1 का मान क्या है, L2 से देखिए L1 का मान क्या है, L1 का मान L2 से क्या है, कम है। L2 क्या है, ज़्यादा है, मतलब L2 को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब L2 का मान ज़्यादा होगा, क्यों, चूंकि बाल्टी जैसे जैसे खाली होगी वैसे वैसे द्रव्यमान केंद्र नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो लंबाई बढ़ेगी, और जब लंबाई बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आवर्तकाल पहले जो था T1 था वह जो है T2 की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। यानी देखिए यहाँ पर समझ लीजिए केवल कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम होगा, यहाँ लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जब बाल्टी खाली हो जाएगी तो फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा, यानी फिर प्रभावी लंबाई घट जाएगी, और लंबाई घट जाएगी तो इसका मतलब आवर्तकाल फिर क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि बताइए आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, एक बाल्टी में पानी पूर्णतः भरा हुआ है, यदि उस बाल्टी में छिद्र कर दिया जाए और जो है पानी धीरे धीरे गिरता रहे तो बताइए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि बाल्टी अंत में पूर्णतः खाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले सेंटर ऑफ मास ऊपर था, फिर नीचे जा रहा है तो लंबाई बढ़ रही है, फिर आप देख रहे हैं जब खाली हो जाएगी तो लंबाई बीच में चली जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास बीच में चला जाएगा। तो लंबाई पहले बढ़ी फिर घटी, इसका मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा आवर्तकाल पहले बढ़ेगा, पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप आराम से दे ले जाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले आवर्तकाल का मान बढ़ेगा मतलब चाल घट जाएगी, और फिर आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले आवर्तकाल घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा, और चाल का मान देखिए क्या होगा, चाल का मान पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घट जाएगा। चूंकि आवर्तकाल बढ़ेगा तो समय का मान क्या होगा, देखिए चाल इसकी क्या थी, ज़्यादा थी, इसकी चाल कम हो जाएगी, फिर इसकी चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर दे ले जाएंगे। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके अगले वाले पार्ट को हम जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारी सभी क्लासों को आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।